अपनी नीतियों के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, अपने दायित्वों के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा संस्थान आपको सेवाएं देता है। मान लीजिए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो पेंशन योजनाएं हैं उनके बारे में कोई स्टॉल लगा है, वो आपको बता रहे हैं कि किस आयु में आपको ये पेंशन मिल जाती है, कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो ठीक वो जो घटना है, वो जो कृत्य है, वो जो कार्य है, वो आता है जनसंपर्क के अंतर्गत। उसके द्वारा हम ये देख पाते हैं कि जनसंपर्क साधने का सीधा सीधा प्रयास किया गया है। और इसी जनसंपर्क को हम लोग उत्पाद संपर्क, उत्पाद में मतलब प्रोडक्ट पीआर के साथ साथ कर्मचारी पीआर के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल पीआर, जो एनआईओएस भी करता है। मैंने प्रगति मैदान का नाम लिया है, इसका मतलब है प्रगति मैदान में जब कोई मेला लगता है, एनआईओएस की वहाँ पे जो स्टॉल लगती है, हम अपनी सभी पठन पाठन सामग्रियों को वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, तो वो एक जनसंपर्क की गतिविधि होती है। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सरल शब्दों में इसको परिभाषित करने का प्रयास किया शिक्षार्थियों। और अगर वापस से हम लोग अपने इस सेल्फ लर्निंग मटेरियल में आए तो हम लोग ये पाते हैं कि जो हमारा पीआर टूल्स का लेसन नंबर 12 है, वो आपको कहता है कि आप कैसे इस पाठ में जो दिए गए तथ्य हैं उनको समझेंगे, उनको जान पाएंगे। तो जब हम लोग पब्लिक रिलेशंस पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था कि जब सांस्थानिक पीआर होता है, जो संस्थागत पीआर होता है, उसमें हम अपनी बातों को विभिन्न माध्यमों के द्वारा कहने का प्रयास करते हैं। अब ये माध्यम कौन है, मैं हर कार्यक्रम में आपको बताता हूँ। ये मुद्रित माध्यम है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक में आप रेडियो को भी रख सकते हैं, टेलीविज़न को भी रख सकते हैं। अब टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से तो हम पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी माध्यम है प्यारे शिक्षार्थियों, वो है आपका इंटरनेट, आपका जो न्यू मीडिया, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष के प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक नागरिक के पास आज इंटरनेट की सुविधा उसके मोबाइल पे उपलब्ध है। उसके माध्यम से वो सस्ती मोबाइल सुविधाओं के साथ साथ अपने काम को आगे बढ़ाता है। तो आज जब हम ये पाठ का अध्ययन करेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि जो मूल तथ्य हैं हमारे पाठ के, जिनको कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोग जानेंगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पीआर टूल्स, आइडेंटिफाई वेरियस पीआर टूल्स, describe oral communication, classify different forms of printed communication, state the importance of print and broadcast media as PR tools, list the various forms of outdoor media, separate the significance of other forms in PR। तो इतनी बातों का अध्ययन आज हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। तो अगर हम लोग पीआर टूल्स का एक वर्गीकरण प्रस्तुत करना चाहें प्यारे शिक्षार्थियों, तो वो वर्गीकरण कैसे होगा? मैंने अभी दोहराया भी था कि पीआर जो है आप ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से भी कर सकते हो, प्रिंटेड एंड ग्राफिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं हम लोग। प्रिंट मीडिया में मुख्यतः हम लोग आउटडोर मीडिया जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज हैं, होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, उनके द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ ब्रॉडकास्ट मीडिया में जैसे कि मैंने रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म्स का नाम लिया है, तो वो भी किसी न किसी तरीके से जनसंपर्क का कार्य करती हैं, जनसंपर्क को विस्तार देने का कार्य करती हैं। अदर मीडिया में हम लोग देखते हैं कि वेबसाइट है, इंडोर्समेंट है और बहुत सारी प्रदर्शनियां हैं, एग्जीबिशंस हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग ये काम करते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि लोगों का हम लोग ध्यान आकर्षित करा पाए, लोगों को हम लोग किसी एक बिंदु की ओर इंगित करा पाएँ और साथ ही साथ आपसी समझ को भी हम लोग विकसित करने का इसमें प्रयास कर पाते हैं। तो शिक्षार्थियों, मतलब मुझे लगता है कि आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि जो जनसंपर्क का वर्गीकरण है वो विभिन्न प्रकार के संचार के साथ ही साथ चलता है। वो ओरल से लेकर के न्यू मीडिया तक अपनी पहुंच और अपनी पकड़ को बनाए रखता है। बस हमको पीआर के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि पीआर का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने उत्पाद या सेवा को एक बड़े जन समुदाय से परिचित करा पाएँ,
हम NIOS या अपने किसी अन्य संस्थान की सेवाओं को बड़े जन समुदाय तक परिचित करा पाएं। हम समुदाय के हित में मान लीजिए कोई काम हो रहा, पोलियो की वैक्सीन आ रही है, या आज हम लोग आज या कल में भारतवर्ष को कोविड की भी वैक्सीन मिल जाएगी, उसके बारे में जन समुदाय को कैसे बता पाएं कि इसकी 2 खुराकें दी जाएंगी, पहली खुराक के 2 महीने के अंतर्गत या 3 महीने के अंतर्गत दूसरी खुराक भी दी जाएगी, उसके लेने के बाद आपको थोड़ा सा बुखार भी आ सकता है। तो देखिए, इतनी बड़ी बातें जब एक बड़े जन समुदाय तक पहुंचानी होती है तो भारत सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय क्या करते हैं, उसके लिए कुछ ऐसा प्रबंध करते हैं कि जन समुदाय में वो सारी बातें सुलभ रूप से पहुंच जाएं। अब मान लीजिए हम लोग एक छोटा सा ये पैम्फलेट है, इस पैम्फलेट को ही देखें तो ये पैम्फलेट एक अपने आप में कुछ जानकारियां रखता है। उन जानकारियों के माध्यम से हम लोग अपने द्वारा लिखे गई चीज़ों को जन समुदाय में पहुंचा पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए हम लोग NIOS का कोई इंक्लूसिव एजुकेशन, समग्र शिक्षा का ये अगर हम लोग ब्रोशर देखें तो इस ब्रोशर को जब देखेंगे तो आप इसकी ओर आकर्षित भी होंगे। मैंने कहा था कि आकर्षण भी मुख्य केंद्र होता है। इसके अंदर कुछ फैक्ट्स भी लिखे हैं, उनको आप पढ़ेंगे और उसके अंदर जाएंगे तो पूरी इसकी जानकारी दी गई है। तो इसका मतलब है मेरे हाथ में पकड़ा गया ये 3-4 फोल्ड वाला कागज जनसंपर्क का एक उपकरण है, ये एक टूल है। ये आप कहीं भी जाते होंगे, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते होंगे, कहीं किसी प्रदर्शनी में जाते होंगे, वहाँ पे आपको रखा हुआ मिलता है। तो आपको कई बार वो लोग कहते भी कि आप ये रख सकते हैं, आप इसको उठा सकते हैं। तो जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप NIOS के द्वारा दी जा रही समग्र शिक्षा की ये सारी बातें स्वतः ही जान जाएंगे। तो हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि जनसंपर्क में जो ओरल कम्युनिकेशन है शिक्षार्थियों, उसका क्या महत्व है। तो जो ओरल कम्युनिकेशन है उसके लिए हम लोग कह सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन इज सिमिलर टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वेयर देयर इज ए 2-वे कम्युनिकेशन। देखिए अब इसमें ओरल क्या है, मैं आपको कुछ बातें कह रहा हूँ, आप मेरे मुख से निकले हुए शब्दों वाक्यों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये 2-वे प्रोसेस है, दोनों तरफ से चलने वाली प्रक्रिया है। अब अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। देखिए तो इसका मतलब है ओरल कम्युनिकेशन में हम लोग 2-वे चल रहे हैं। देयर इज आल्सो कॉल्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन और पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। आप अपने मित्रों से बात करते हैं, आप अपने परिवारजनों से बात करते हैं, अपनी माता जी से बात करते हैं, तो क्या हुआ कि फेस टू फेस संचार है। आप प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बातों को, अपने शब्दों को, अपनी वाक्य संरचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और उसके प्रभावों को आप नोट करते हैं। और इसके आगे हम लोग बात करें कि दिस वे इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन देयर वेर नो मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। अब हम लोग फेस टू फेस कहाँ करते हैं, एक तो जब हमारे साथ वो व्यक्ति उपलब्ध हो, हमें कहीं जाने की आवश्यकता ना हो, किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता ना हो। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आपसे मुझे बात करनी है चेन्नई में, कोलकाता में, गुजरात में, तब मैं किसी मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा। अब मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है हमारे बीच में, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा लैपटॉप इधर रखा है, मेरे पास एक रिमोट है जिसके माध्यम से मैं आपको टेक्स्ट दिखा पा रहा हूँ, मेरे सामने एक बहुत अच्छा सुंदर सा कैमरा रखा हुआ है, उस कैमरे के द्वारा मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, आप उसको सुन पा रहे हैं। और इसमें न्यू मीडिया भी लगा हुआ, क्योंकि हम लोग इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब तक भी आप तक पहुँच, यूट्यूब के द्वारा भी आप तक पहुँच रहे हैं। तो देखिए इन सभी चीज़ों को समग्र रूप से आप देखें तो एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं हम कंटेंट को आपके लिए। अगर हम लोग ओरल कंटेंट की, ओरल कम्युनिकेशन की और बात करें तो उसमें एक भाषण भी कला होती है। भाषण जैसे कि हम लोग कई बार नेताओं को भाषण देते हुए सुनते हैं, तो नेता उस समय अपनी बातों को कहने में सक्षम हो जाता है। तो हम भाषण के लिए हम लोग कह सकते हैं अ गुड स्पीच हेल्प्स इन इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग टू द पब्लिक। इफ द स्पीच इज डिलीवर्ड बिफोर ए लाइव ऑडियंस इट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर अ 2-वे कम्युनिकेशन। अब इसमें हम लोगों ने देखा क्या लिखा हुआ है कि एक तो उस समय एक ऐसा इन्वायरमेंट यानी कि माहौल बनाया जाता है कि जिससे जो 2 पक्षीय कम्युनिकेशन है वो सुचारू रूप से स्थापित हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आप एक बड़े जन समुदाय को एक साथ संबोधित कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसी का जो ऊपर का वर्जन है कि इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। साक्षात्कार आपने हमेशा दिया होगा, या आप ये भी मान लें कि जो आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं
उसमें जो वाइवा होता है उसको भी आप एक साक्षात्कार ही मान लें कि आप बड़े सलीके से जाते हैं अपनी प्रैक्टिकल की फाइल लेकर के वहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने के लिए आपके किसी बाहर विद्यालय से एक अध्यापक आए हुए होते हैं। वो पूछते हैं कि बताइए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन में क्या अंतर होता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से बैठ के उसका उत्तर देते हैं। तो ये हो गया इंटरव्यू की, मतलब आपके समक्ष बैठकर कोई आपसे प्रश्न करता है, आप उसका उत्तर देते हैं, जिसके बारे में हमारी पुस्तक में लिखा भी है कि इंटरव्यू is another form of oral communication where you find one person asking questions and the other answering them. The person asked questions is called an interviewer and he or she who replies is known as interviewee. तो मतलब जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो हो गया साक्षात्कारकर्ता लेने वाला, और जो उसके जवाब दे रहा है वो साक्षात्कार देने वाला। तो इस प्रकार से इंटरव्यू भी ओरल कम्युनिकेशन का, साक्षात्कार भी ओरल कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसको कि हम जनसंपर्क में प्रयोग में लाते हैं। इंटरव्यू के लिए हम लोग और भी कह सकते हैं कि इन दिस मेथड द इंटरव्यूवी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस द ऑडियंस फुलफिलिंग वन ऑफ द गोल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। तो इस प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये जो संचार की मुख्य विधियां हैं, चाहे उसमें साक्षात्कार हो, चाहे प्रत्यक्ष संवाद की बात हो, चाहे भाषण की बात हो, चाहे वार्ता की बात हो, चाहे संगोष्ठियों की बात हो, तो उसके माध्यम से हम लोग पीआर को स्थापित करते हैं, जनसंपर्क को स्थापित करते हैं। लेकिन आज हम लोग जो पाठ 20 पढ़ रहे हैं, जो उपकरण की बात कर रहे हैं, पीआर के टूल्स की बात कर रहे हैं, जनसंपर्क के उपकरणों की बात कर रहे हैं, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है वो होता है एक फ्लायर। एक फ्लायर इतना छोटा सा अच्छा सा उपकरण है, जैसे मेरे हाथ में ये फ्लायर है। अब आप देखिए इस फ्लायर को, देखिए इसको देखते ही आपके मन में क्या आएगा कि अच्छा, एक तो बहुत अच्छा सा ये रंगीन कागज़ है जिसके ऊपर में बड़ा बड़ा सा NIOS लिखा हुआ है। इस NIOS के माध्यम से सबसे पहले तो आप ये जान जाएंगे कि ये किसी शैक्षणिक संस्थान का जनसंपर्क कार्यक्रम है जिसके द्वारा हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप इस संस्थान से जुड़कर अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अब आपके मन में अगर उत्सुकता होगी तो आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको खोलेंगे। तो इसको खोलते ही देखिए इसके अंदर जो है इसकी पूरी की पूरी जानकारी है NIOS की, कि NIOS एक सशक्त माध्यम के तौर पर भारतवर्ष में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थियों तक पहुंचता है और शिक्षार्थियों के लिए समतुल्यतापूर्ण कार्यक्रम लेकर के उनकी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन कर उनको उत्तीर्ण करता है। तो एक जो छोटा सा फ्लायर है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि फ्लायर रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टूल्स यूज्ड इन पब्लिक रिलेशंस। Though flyers written material used for public relations, flyers are unfolded sheet posted on bulletin boards, delivered by mail or distributed by hand। तो इस प्रकार से अगर हम और आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि फ्लायर्स जो होते हैं प्रेजेंट ए सिंगल मैसेज रादर देन ए सीरीज और सेपरेट मैसेज यूनिट। अब सिंगल मैसेज का देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि NIOS, मतलब यहाँ पे किसी दूसरे संस्थान की बात नहीं है, कोई दूसरे काम की बात नहीं है। NIOS मतलब शिक्षा। यहाँ पे हम लोग एक संस्थान से संबंध, एक ही सेवा की बात कर रहे हैं, वो है शिक्षा, जो कि हम लोग यहाँ पे कहने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, ये होता है कि टाइम स्पेसिफिक एंड एड्रेस ए पर्टिकुलर इवेंट। अब ये किसी इवेंट पे ही दिया गया होगा, आपको ये भी मैं बता चुका हूँ। सर्व्स अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव्स थ्रू इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर जितनी भी सूचनाएं दी गई हैं उनके द्वारा हम लोग अवेयरनेस भी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन भी पाते हैं। और जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये दूसरा है, देखिए इसके अंदर दूसरी जानकारियां हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी फ्लायर अपने आप में स्पेसिफिक होता है और उस इवेंट से संबंधित ही सूचनाओं को प्रस्तुत करता है। तो शिक्षार्थियों, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा फॉर्म है वो है ब्रोशर। अब ब्रोशर क्या होगा कि जैसे हमने फ्लायर तो एक छोटा फॉर्मेट हो गया, ब्रोशर में होता है कि अ मल्टी पेजेस पब्लिकेशन ऑफ मोर देन 1 पेज ऑफ प्रिंटेड मैटर इज प्रोड्यूस एज PR टूल। Depending on their size and purpose, brochures are developed. They are also called leaflets, folders
और पैम्फलेट्स, ऑल दिस पब्लिकेशन आर कॉल्ड ब्रोशर्स। अब जब इनमें हम लोग संख्या बढ़ा लेते हैं पृष्ठों की, जैसे ये मान लीजिए ये एक हमारा फ्लायर है। अब इस फ्लायर में देखिए सिर्फ आपको एक शीट है, इस एक शीट को फोल्ड करके हमने 2 बना लिया है, इसके आसपास पूरी इसकी जानकारी है। लेकिन अगर इसी जानकारी को हम लोग बहुत सारे पृष्ठों में एक साथ प्रस्तुत करें, जैसे मान लीजिए ये है मेरे हाथ में, अब देखिए इसमें कई सारे फोल्ड्स हैं, तो इसको हम लोग ये मान लेंगे कि लीफलेट के साथ साथ ये एक फोल्डर के रूप में भी प्रस्तुत हो गया। मतलब सीधा कहने का अर्थ हुआ कि ये कम पृष्ठ की सामग्री है तो लीफलेट, बहुत सारे फोल्ड्स के साथ में अधिक जानकारियों के साथ कोई चीज़ आई है तो फोल्डर, और इसका जो सबसे सरलतम रूप है वो है पैम्फलेट। पैम्फलेट सबसे साधारण, पीछे कुछ नहीं, आगे जानकारी है, सीधी सटीक जानकारी है, आप पढ़िए। आप प्राय देखिए मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो आपको वहाँ पे मार्केट में घुसते ही कोई ना कोई ये पकड़ा देता है कि उस जगह पे साड़ियों पे सेल चल रही है, 50% ऑफ है, यहाँ पे जैकेट लेंगे तो 25% ऑफ है, हमारे यहाँ आज खाना खाएंगे 500 का बिल होगा तो उस पर 25% ऑफ है। तो वो क्या करता है, एक बच्चा खड़ा होगा, आपको ऐसे ऐसे पकड़ाते जाएगा। अब देखिए इसका कागज़ क्वालिटी भी बहुत सस्ता हल्का वाला है, इसलिए क्योंकि जिसने इस विज्ञापन को बनाया है उसको पता है कि इस विज्ञापन को बहुत ज़्यादा देर तक संरक्षित नहीं रखा जाएगा, इसकी अवधि कम है, इसलिए इस पर कम गुणवत्ता वाला कागज़ लगता है। लेकिन अगर हम लोग ब्रोशर्स की बात करें, जैसे ये ब्रोशर है एक, तो इसमें मल्टीपल फोल्ड भी दिए हुए हैं और इसमें कागज़ इतनी अच्छी गुणवत्ता का लगाया गया है, इतनी अच्छी प्रिंटिंग दी गई है। क्यों दी गई है? जिससे कि ये पता चल जाए कि इसको हमेशा के लिए रखा जाना है। इससे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की नीतियों को प्रदर्शन किया जाता है। जैसे कि ये हमारे पास में फोल्डर है, इसके द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि जो NIOS ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किए हैं कोल के साथ में, उनको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है जिसके कि द्वारा हम लोग एक ग्लोबल प्रेजेंस दिखाते हैं NIOS की, और NIOS के द्वारा किए गए कार्यों की किस प्रकार से यहाँ का एकेडमिक डिपार्टमेंट, वोकेशनल डिपार्टमेंट और इवोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ साथ मीडिया जो विभाग है वो काम करता है। तो ये जो है एक प्रचार की और जनसंपर्क के उपकरण के रूप में यूज होने वाली, प्रयुक्त होने वाली बहुत ही अच्छी सामग्री है, जिसका कि प्रयोग करके हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग न्यूज़लेटर की बात कर लें तो न्यूज़लेटर क्या होता है? न्यूज़लेटर के बारे में हम कह सकते हैं, इट इज़ ए प्रिंटेड पब्लिकेशन प्रोड्यूस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इट इज़ ए प्रिंटेड पब्लिकेशन produced at regular intervals. Newsletter distributed to a particular audience seeking information. A newsletter should focus on information relevant to its public or audience. Writing style that is less formal and letter-like. पत्र की तरह। अब न्यूज़लेटर, अब न्यूज़लेटर में देखिए 2 शब्द हैं, न्यूज़ भी है मतलब समाचार भी है, लेटर भी है मतलब पत्र भी है। तो कोई ऐसा पत्र है जो समाचारों को लेकर के साथ में जाता है। अब और किसी संस्थान के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। अब मान लीजिए हम लोग एक ये न्यूज़लेटर देखते हैं, ये IAEA का न्यूज़लेटर है। अब इस IAEA के न्यूज़लेटर में देखिए इनके संस्थान की पूरी जानकारी दी गई है। ये प्रिंटेड पब्लिकेशन है, पर्टिकुलर टाइम पे आता है। देखिए इसमें वॉल्यूम लिखा हुआ है आपके लिए कि वॉल्यूम 27 नंबर 1, इसका प्राइस लिखा हुआ है, इसका पीरियड लिखा हुआ है। इस तरीके से पूरी जानकारी इस पर अंकित रहती है और एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत इनका प्रकाशन किया जाता है। अब न्यूज़लेटर क्यों प्रकाशित होते हैं? जिससे कि आप अपने संस्थान के बारे में अपने जो ऑडियंस है, अपने जो श्रोता हैं उनको बता पाएँ। अब जैसे हम लोग यहाँ पे छोटी सी जानकारी देखते हैं कि 4 बच्चों के चित्र छपे हुए हैं, ये वो सफल शिक्षार्थी हैं जिनके के बारे में ये न्यूज़लेटर कह रहा है। तो न्यूज़लेटर का बनाने का उद्देश्य ही ये होता है कि अच्छी अच्छी बातों को हम लोग ढंग से प्रस्तुत कर पाएँ और समग्र रूप से उनको अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा पाएँ। तो मुझे लगता है कि शिक्षार्थियों, आज जो हम लोग ये बात कर रहे हैं बड़ी ही सार्थक है। और निश्चित रूप से जब आप एक PR कर्मी के तौर पर, एक जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर, एक PR एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपने कैरियर को प्रारंभ करेंगे तो ये सारे उपकरण कहीं ना कहीं आपको काम में आने वाले हैं। आप जैसे ही 12वीं पास करते हैं, आपको दिल्ली, बम्बई जैसे महानगरों में PR एग्जीक्यूटिव की बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं, जिसमें कि मान लीजिए हम लोग किसी जैसे मेले की बात कर रहे थे,
उन मेलों के दौरान आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की भी सैलरी वाली जॉब्स मिलती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप समग्र रूप से इसका अध्ययन करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, अपनी लेखनी, अपनी राइटिंग स्टाइल को बढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने अच्छा करियर बना पाएंगे। तो मुझे लगता है छोटे से विराम के बाद हम लोग पुनः उपस्थित होते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग उपस्थित होंगे एक अल्प विराम के बाद। बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब सवेरे कभी हमारे घर पे अखबार आता है तो उसमें लिखा भी होता है प्रेस विज्ञप्ति, कि मतलब किसी भी ज़िले के डीएम ने उसको एक प्रेस विज्ञप्ति दे करके कहा है कि आप सभी लोग धैर्य रखिए, कोविड का जो समय है उसमें आप 2 गज की दूरी रखिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और साथ ही साथ एक निश्चित अवधि के बाद आपको कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। तो वो जो विज्ञप्ति है, वो जो एक छोटा सा बॉक्स में छपा हुआ समाचार है, वो आपको कैसी सूचना दे रहा है कि एक बड़े जन समुदाय तक किसी बड़े व्यक्ति या संस्थान द्वारा आपको संबोधित किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अ प्रेस रिलीज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन used by a public relation professional to announce something to the media. It is also mailed, faxed और emailed to the media. तो हमने एक तो फॉर्म देख लिया कि पेपर में छपा हुआ प्रेस विज्ञप्ति, दूसरा आजकल जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा ईमेल से भी भेजते हैं। जैसे आपके बैंक से कोई आता होगा कि हमारे बैंक ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की गई है, तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने खातों में धन की राशि बढ़ाएं जिससे कि अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसको आप विज्ञापन नहीं कहेंगे, ये संबोधन था। बैंक ने एक पेपर का रिलीज निकाल के अपने सभी ग्राहकों को ये समझाने का प्रयास किया कि आप एक निश्चित अंतराल तक के लिए धन अगर हमारे बैंक में रखेंगे, पैसा रखेंगे, तो आपको ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा। और समय समय पे आप देखते भी हो ऐसे मैसेज आपको एसएमएस के माध्यम से भी आते हैं। एसएमएस में भी बैंक या कोई सेवादाता आपका जो कंपनी है वो कहता है कि अगली बार जब आप मोबाइल का रिचार्ज करेंगे तो आप एक के साथ एक फ्री पाएंगे। तो देखिए वो संदेश सिर्फ आपके पास नहीं आया है, वो संदेश उस कंपनी के सभी ग्राहकों द्वारा के पास गया है। तो इसका मतलब है जो भी विपणन की व्यवस्था है, जो भी मार्केटिंग की व्यवस्था है, मार्केटिंग की व्यवस्था में, एंडोर्समेंट की व्यवस्था में, उत्पाद के विपणन को बढ़ाने की अवस्था में जनसंपर्क के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आप कई बार जब बाज़ार जाते हैं, मान लीजिए हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ खड़ी हैं, एक स्टॉल लगा हुआ है, तो वो आपको आमंत्रित करती हैं कि आइए छोटा सा सैंपल लीजिए। फिर आप वो सैंपल भी टेस्ट करते हैं, फिर वो छोटी सी लीफलेट भी दे देगी। अब वो लीफलेट आप लेकर तो आ गए, इस तरीके का लीफलेट उस उत्पाद का, उस लीफलेट में सारे देखिए फीचर्स लिखे हैं, सारे जो उनके प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इससे क्या होता है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी एक बड़े समुदाय तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। तो शिक्षार्थियों अगर हम लोग बात करें पीआर की प्रेस रिलीज की, तो उसमें हम लोग देखते हैं द टेक्स्ट ऑफ द पीआर रिलीज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी विद एन अट्रैक्टिव हेडलाइंस so that the media quickly grasp। अब उस तरीके से लिखा जाता है कि जिससे मीडिया में भी वो आकर्षण का केंद्र रहे, मीडिया जल्दी से जल्दी उसको पकड़ ले और छापने का प्रयास करे। देखिए हम लोग कई बार कहते भी कि आज हमारे यहाँ पे ये इवेंट हुआ है, इसकी एक प्रेस रिलीज बना दो। अब प्रेस रिलीज बनाने के बाद क्या होगी कि वो सभी समाचार पत्रों को आपने दे दी, समाचार पत्रों को, न्यूज़ चैनलों को दे दी, तो वो निश्चित रूप से अपने चैनल की समय अवधि के अनुसार उसको छापने का या उसको प्रदर्शित करने का या उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं द प्रेस रिलीज जनरली सर्कुलेटेड थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट। तो विभिन्न प्रकार के जो माध्यम हैं उनके द्वारा हम उनको दिखाते हैं। तो शिक्षार्थी ये सब इतनी बातें हम लोगों ने की है आज हम लोगों ने जनसंपर्क के उपकरणों के बारे में। तो निश्चित रूप से हमारे मन में आता होगा जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में जब हम लोग न्यूज़पेपर की बात करते हैं, मैगज़ीन की बात करते हैं, पत्रिकाओं की बात करते हैं, तो आप क्या उन दोनों में थोड़ा सा अंतर पाते हैं, विभेद पाते हैं? तो उनका भी हम लोग देखिए छोटा सा यहाँ पे चित्रण कर पा रहे हैं। जब हम लोग प्रिंट मीडिया की बात करें और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग और मैगज़ीन एडवर्टाइजिंग की बात करें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर की जो एडवर्टाइजिंग है उसमें जनरली इन ब्लैक एंड वाइट में हम लोग छापते हैं, श्वेत श्याम छपा होता है। फाउंड इन वेरियस साइजेस, न्यूज़पेपर कई साइजेस के होते हैं, मैंने बता चुका हूँ। टैबलॉइड होता है, ब्रॉड शीट होता है, इवनिंगर होता है, सांध्य दैनिक जो आपके पास आते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि मोर देन वन एडवर्टाइजमेंट में बी प्लेस्ड ऑन द सेम पेज,
कई सारे विज्ञापन एक ही पेज पर प्रदर्शित किए जाते हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब हम लोग मैगज़ीन की बात करते हैं तो वो देखते हैं कि मैगज़ीन एडवर्टाइजिंग में जनरली हम लोग कलरफुल चीज़ें दिखाते हैं, फुल पेज में दिखाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नॉर्मली ओनली वन एडवर्टीजमेंट इज़ प्लेस ऑन वन पेज। अब देखिए जैसे हम लोग समाचार पत्र को दिखाते हैं तो देखिए पूरे पेज पे सारे समाचारों का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे कोने में इन्होंने 2 विज्ञापन भी ले लिए हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग श्वेत श्याम में या रंगीन में भी कुछ विज्ञापन इसमें छाप सकते हैं। तो जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया भी अपने आप में एक सशक्त मीडिया है, और सशक्त मीडिया होने के नाते वो आज जब जन जन तक पहुंचता है प्यारे शिक्षार्थियों, तो उसके द्वारा भी सरकारें या जो विज्ञापन दाता है वो जन जन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। देखिए पूरे इस पृष्ठ में हमने क्या क्या समाचार देखे हैं, लेकिन नीचे एक सूचना भी आपके लिए दी गई है अलग से। तो इस प्रकार से इनका समुचित प्रयोग करके समाचार पत्रों का भी हम लोग जनसंपर्क के एक मुख्य उपकरण के तौर पे इसका प्रयोग कर पाते हैं, और एक निश्चित रूप से बड़े जन समुदाय तक पहुंचते भी हैं। लेकिन अगर हम लोग पत्रिकाओं की बात करते हैं तो पत्रिकाओं में जब हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छे सुसंगत ढंग से उनको सजाया जाता है, बहुत अच्छे रंगों का ग्लेजी पेपर पे ही प्रयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से जब वो फुल पेज का आप कोई विज्ञापन देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इससे एक तरीके से उस उत्पाद के बीच में और आपके बीच में एक अंतर संबंध स्थापित हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो आउटडोर मीडिया है, आप निश्चित रूप से जैसे अपने विद्यालय के लिए जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो घर से निकलते ही बहुत सारे बड़े बड़े आपको साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स देखने को मिलते हैं। तो वो होर्डिंग, साइन बोर्ड्स, जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, आउटडोर मीडिया। तो आउटडोर मीडिया की जो परिभाषा हमारी सेल्फ लर्निंग मटेरियल में की गई है, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ह्यूज बोर्ड्स डिस्प्लेइंग मैसेजेस ऑन ए पर्टिकुलर ब्रांड of mobile phone or any service and dazzling in a bright sky, this is what is called a hoarding। आप देखिए कि आप सड़क पे जाते हैं, आप ऐसे नज़रें उठा के देखते हैं आसमान की तरफ, तो आपको बड़े बड़े से होर्डिंग दिखते हैं। तो इसका मतलब है उस होर्डिंग के माध्यम से भी हम लोग एक जनसंपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और आउटडोर मीडिया के संबंध में उस होर्डिंग को हम जनसंचार का एक उपकरण मान सकते हैं। अब जो दूसरी बात है आउटडोर मीडिया के लिए वो है कि एडवर्टीजमेंट रिटन ऑन बस पैनल्स एंड ऑन ह्यूज बोर्ड्स आल्सो इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस वेयर ए लॉट ऑफ पीपल कम टुगेदर, जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ आते हैं। दीज फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर कॉमनली रिफर्ड एज पोस्टर मीडिया। अब आप देखिए, आप चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, किसी अन्य बड़े महानगर में हो, जो डीटीसी की बसें चलती हैं, जो मुंबई में बसें चलती हैं, उनमें देखिए बड़े बड़े से होर्डिंग लगे होते हैं। तो उन होर्डिंग के माध्यम से भी हम लोग जनसंपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मुंबई में देखिए बेस्ट की जो बसें चलती हैं लाल रंग की, उन बेस्ट की बसों में हमेशा आप देखिए कि राज्य सरकारों के विज्ञापन होते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के विज्ञापन होते हैं, भारत सरकार की विभिन्न जो जन नीतियाँ हैं जिन पर आप अमल करके सामाजिक विकास, आर्थिक विकास की संकल्पना को साकार करते हैं, उनके बारे में पोस्टर के माध्यम से दिखाया जाता है। तो वो पोस्टर क्या होता है कि स्थायी रूप से उन बसों पे लगा दिया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, जब तक कि उस जनसंपर्क अभियान को चलाया जाना है। मैंने अभियान के बारे में आपको बताया था पिछले कार्यक्रम में कि जनसंपर्क अभियान एक निश्चित अवधि तक चलाए जाने वाला एक ऐसा प्रचार अभियान है जिसमें हम किसी उत्पाद के लिए, किसी सेवा के लिए, किसी संस्थान के लिए जनसंपर्क को बढ़ावा देने या स्थापित करने की बातें करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग आउटडोर मीडिया की और बातें करें तो इसमें हम पाते हैं कि ह्यूज बलून्स सस्पेंडेड इन द एयर विद ए मैसेज रिटन ऑन देम। These are hot air balloons which can easily capture the attention of public and thus help in public relation। अब आप कभी याद कीजिए, आप जा रहे होते हैं, एक बड़ा सा पीले रंग का आपने गुब्बारा देखा होगा जिस पे बड़ा बड़ा सा लिखा होगा पोलियो मुक्त भारत, पल्स पोलियो अभियान भारत सरकार। तो वो जो पीले रंग का गुब्बारा है आपके जो नगर या कस्बे में लगा, आपने देखा होगा, तो उस विज्ञापन के माध्यम से हम जनता में एक संदेश देने का प्रयास करते हैं, एक जनसंपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं,
जिसके माध्यम से हम किसी निश्चित योजना, किसी निश्चित अभियान के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा पल्स पोलियो अभियान, पोलियो मुक्त भारत। तो वो जो पीला गुब्बारा रहता था उसका काम है कि जनता का ध्यान आकर्षित करे और जिन लोगों ने पोलियो की दवा नहीं पिलाई होती थी उनको प्रेरित करे कि वो 2 बूंद ज़िंदगी की लें और पोलियो मुक्त भारत बनाने का सपना साकार करें। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए अब हम लोग कोविड का टीका खोज लिए हैं, अभी 1-2 दिन में वो हमारे बीच में आ भी जाएगा। तो उसको कैसे लिया जाना है, जनता में क्या क्या बातें समझाई जानी चाहिए कि आपको भयहीन रह के इस पर आपकी प्रतिभागिता दिखानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर भी अमल किया जाएगा और निश्चित रूप से इन्हीं प्रकार के किसी जनसंपर्क के उपकरणों का प्रयोग करके वो सेवा आपके बीच में लाई जाएगी। तो निश्चित रूप से जब आप जनसंचार विषय का अध्ययन करते हैं शिक्षार्थियों, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने समाज में, अपने राष्ट्र में प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक इंडस्ट्री पर, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अपने दखल को रखते हैं, चाहे वो न्यूज़लेटर के माध्यम से हो, चाहे प्रेस रिलीज के माध्यम से हो। अब आप कल्पना कीजिए कि भारतवर्ष का कौन सा ऐसा संस्थान होगा या नहीं होगा जो प्रेस रिलीज नहीं निकालता होगा। तो आप देखिए कि आपके जो जनसंचार की व्यापकता है वो हर संस्थान तक विस्तृत है। आप घर घर तक समाचार पत्रों के थ्रू जाते हैं। तो जब भी आप लेखन शैली पे अपनी अच्छे पकड़ रखेंगे, अपनी वाक्य संरचना अच्छी रखेंगे, तो निश्चित रूप से अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करने में भी आपको सहायता मिलेगी। अब हम लोग बात करें अगर ब्रॉडकास्ट मीडिया की, तो हम लोग देखेंगे कि द ब्रॉडकास्ट मीडिया ऑफर्स possibilities for movement and sound, making it possible to present creative and attractive images। अब ब्रॉडकास्ट मीडिया बहुत वास्ट है। इसी ब्रॉडकास्ट मीडिया के सहारे आज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे दूर दराज के क्षेत्रों में देख पा रहे हैं, चाहे वो हमारा ई विद्या के माध्यम से हो या फिर हमारा जो यूट्यूब का चैनल बहुत पॉपुलर है, बहुत जनसुलभ है। मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ, मैं आपसे एक PR अपील करता हूँ, जनसंपर्क एक अभियान की तरह अपील करता हूँ कि आप लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप ज़रूर देखें। NIOS लाइव TV लाइव वीडियो के नाम से ये चैनल है। आप जैसे ही सर्च करेंगे NIOS लाइव आपको सबसे ऊपर आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और NIOS के जो माध्यमिक स्तर के कार्यक्रम हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर के कार्यक्रम हैं और साथ ही साथ जो कौशल वर्धक व्यावसायिक स्तर के कार्यक्रम हैं उनको आप देखिए। तो जब ब्रॉडकास्ट मीडिया आप निश्चित रूप से देखेंगे, हमारा जो यूट्यूब चैनल देखेंगे, तो आपको गुणवत्तापरक कंटेंट आपके यूट्यूब पे उपलब्ध मिलेगा। अब कुछ अन्य जो फॉर्म्स हैं मीडिया की, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लें। और जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है वेबसाइट्स का। तो वेबसाइट्स की जो परिभाषा है उसके हिसाब से हम देखते हैं तो ए वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड इमेजेस विच इज़ एक्सेसिबल टू द पब्लिक थ्रू द इंटरनेट। और जो दूसरी बात है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ मीडिया फॉर द पब्लिक रिलेशंस। आज देखिए कि जो NIOS की वेबसाइट है www.nios.ac.in वो क्या कार्य करती है, वो सबसे जो बड़ा कार्य करती है प्यारे शिक्षार्थियों, वो एक जनसंपर्क बनाने का काम करती है, पब्लिक रिलेशन बनाने का काम करती है हमारे और आपके बीच में। हम लोग जानते हैं कि लगभग 5-6 लाख बच्चे हर साल हमारे यहाँ दाखिला लेते हैं। 20-25 लाख बच्चे NIOS में पढ़ते हैं पूरे राष्ट्र पे। तो आप देखिए भारतवर्ष के इतने बड़े बच्चों को संबोधित करने का सबसे बड़ा उपकरण क्या हुआ, NIOS की वेबसाइट हुई। आप वेबसाइट पे जैसे ही जाते हैं आपको जो भी नई स्कीम्स हैं वहीं पे देखिए चलती हुई दिख जाती हैं। आपको अपना सेल्फ लर्निंग मटेरियल डाउनलोड करना होता है, आप जाते हैं 2 क्लिक करके अपने उच्चतर माध्यमिक में पहुंचते हैं, मास कम्युनिकेशन में पहुंचते हैं। वहाँ पे आपको पाठ के नंबर के साथ साथ सारी सामग्री दी हुई है, आपकी वर्कशीट दी हुई हैं, आपके ऑडियो वीडियो प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो देखिए जो सबसे सुलभ माध्यम है पब्लिक रिलेशन का, वो किसी भी संस्थान का, जब हम लोग संस्थागत जनसंपर्क की बात करते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दृष्टिकोण में वो है उसका वेबसाइट। वेबसाइट के द्वारा आप निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँचते हैं और अपनी बातों को रख पाते हैं। और अगर हम लोग वेबसाइट की बातें करें तो वेबसाइट के बारे में हम कह सकते हैं इंटरनेट एनेबल्ड क्विक एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। द इंटरनेट इज़ रैपिडली चेंजिंग द वे टू प्रोवाइड सर्विस टू देयर पब्लिक। द इंफॉर्मेशन इज़
in a website is presented in a easy and understandable format। तो अगर हम लोग बच्चों तक पहुंच रहे हैं, वो बच्चा हमारा ओपन बेसिक एजुकेशन का भी हो सकता है, माध्यमिक स्तर का भी हो सकता है, तो ऐसी भाषा शैली, ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए वेबसाइट पे जिससे कि सुलभ रूप से बच्चे उनको समझ सकें और उस पर काम कर सकें। और अगर हम लोग एक और इसका फॉर्म है, उसको हम लोग कहते हैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। आपने कई बार देखा होगा कि किसी को अपने शोरूम का उद्घाटन करवाना है, किसी बड़े होटल का उद्घाटन करवाना है, या कोई मान लीजिए हमारे संस्थान में कोई बड़ा काम होता है तो हम किसी सेलिब्रिटी को इनवाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमको कोई उत्पाद की या सेवा की मतलब ग्राहक की शैली बढ़ानी है, ग्राहकों की संख्या बढ़ानी है, तब हम लोग सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कहते हैं, जिसके लिए हम लोग कह सकते हैं अ पर्सन हु इज़ लाइकेबल एंड फैमिलियर टू द ऑडियंस इज चोजन टू डिस्क्राइब ए प्रोडक्ट एंड टू परसुएड द पब्लिक टू यूज द प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट इज referred to as celebrity endorsement. It is creating awareness, interest in them through celebrities and popular people। तो जब हम किसी राजनेता को या किसी सिनेमा के अभिनेता को बुलाते हैं तो उसके द्वारा हम लोग अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से जनसंपर्क के उपकरण के माध्यम से प्रस्तुत कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ा पाते हैं। तो निश्चित रूप से चाहे वो उत्पाद के लिए जनसंपर्क हो या संस्थागत जनसंपर्क हो या किसी बड़े अभियान के तौर पे आप इसको देखें, तो जनसंपर्क के जो विभिन्न उपकरण हैं उनका निश्चित रूप से प्रयोग किया जाना, उनका प्रदर्शन किया जाना, उनके अंतर्गत जो भाषा शैली है उसका समुचित प्रयोग करना आपको आना चाहिए, तभी जनसंचार का अध्ययन आपके लिए सार्थक होगा। पाठ 20 पर आज हमने बहुत सार्थक चर्चा करी है, जनसंपर्क के उपकरण। ऐसे और कार्यक्रम हम लेकर आपके समझ आते रहेंगे। आपके मन में कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो aomasscom@nios.ac.in पर आप हमको मेल करिए, हम उनका उत्तर देंगे। और निश्चित रूप से आज मैं फिर अनुरोध करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को आप फॉलो कीजिए। उसको फॉलो करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उस पर सारे के सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं। जो बच्चा आज ये कार्यक्रम नहीं देख पाया है मास कम्युनिकेशन का, वो कल भी देख पाएगा, इस कार्यक्रम के तुरंत भी देख पाएगा, या इससे पहले के जो कार्यक्रम हैं 19 कार्यक्रम हम कर चुके हैं उन सबको भी उस चैनल पे देखा जा सकता है। NIOS लाइव वीडियो, उस पे जाइए, आप देखिए, आराम से वो कार्यक्रम दिखेंगे। तो हमें आपकी ईमेल का इंतजार रहेगा शिक्षार्थियों। आप हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।